चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। आज की हमारी जो पहली न्यूज़ है वो फ्रंट पेज से कैबिनेट कमेटी से रिलेटेड है। तो कैबिनेट कमेटी से संबंधित कुछ जानकारी हम देख लेते हैं। कैबिनेट कमेटी को कई प्रकार से डिवाइड किया गया है, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। अब इसमें से ध्यान हमको ये रखना है कि जितनी भी कमेटी का हमने अभी नाम लिए हैं उसमें से यदि आप दो को छोड़ दो तो सभी का जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर रहता है। दो किसको किसको छोड़ना है? कमेटी ऑन एकोमोडेशन एंड कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इन दोनों को छोड़ के बाकी सभी का जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो कैबिनेट कमेटी आखिर है क्या? तो जो कैबिनेट कमेटीज़ हैं वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन इमरजेंसी की कंडीशन में, जबकि हमारे संसद की बैठक नहीं हो रही है लोकसभा या राज्यसभा की, तो उस समय में यदि कोई कानून बनाने की ज़रूरत पड़ जाए तो उस समय कैबिनेट कमेटी ही काम करती है, इसीलिए इनका गठन किया जाता है। अब यदि हम अदर वर्ड में कहें, दे आर नॉट मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमारे संविधान में इनका कोई उल्लेख नहीं मिलता है, फिर भी द रूल्स ऑफ बिजनेस प्रोवाइड देयर स्टेब्लिशमेंट, रूल्स और बिजनेसेस के माध्यम से इनको इस्टेब्लिश किया गया है। हमारी जो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, वो वर्क करती है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेसेस रूल्स 1961 के माध्यम से। और ये जो रूल्स हैं इमर्ज होके आए हैं आर्टिकल 77(3) से ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कहते हैं प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेसेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन एमंग मिनिस्ट्रीज ऑफ द सैड बिजनेसेस। अब यहाँ पर हमें ये बात ध्यान रखना है कि प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूट करता है स्टैंडिंग कमिटीज ऑफ द कैबिनेट एंड सेट आउट द स्पेसिफिक फंक्शन को सेट आउट करेगा और उनको असाइंड करता है। उसके पास ये पावर रहती है कि वो ऐड कर सकता है और रिड्यूस कर सकता है जो भी कमेटी के मेंबर हैं उनको। अब हम आते हैं न्यूज़ की तरफ और न्यूज़ को देख लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने जो कैबिनेट का पैनल है उसमें कुछ फेरबदल किया। अब पुराने जो बीजेपी के लीडर हैं उनको तो कहना चाहिए कि कमेटी में स्थान मिला है, लेकिन जो गठबंधन वाले जो नेता थे ना एनडीए के, उनको लार्जली इग्नोर किया गया है, ऐसा इस न्यूज़ में बताया गया है। और जो कमिटीज़ ऑन सिक्योरिटी एंड अपॉइंटमेंट है उसको अनटच्ड किया है, उसमें कोई चेंजेस हमको देखने को नहीं मिलता है। यदि हम मेजरली बात करें तो स्मृति ईरानी, भूपेंद्र यादव, गिरिराज सिंह, मनसुख मंडाविया और सर्बानंद सोनोवाल, इनको इंक्लूड किया गया है द कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। एक तो ये हो गई। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के जो मेंबर हैं उनको कम कर दिया गया है, रिड्यूस इन साइज फ्रॉम 11 से लेकर के 8 कर दिया गया है। वीरेंद्र कुमार, अनुराग ठाकुर, इनको इंक्लूड किया गया है कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स में। कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, इसमें इंक्लूज़न किया गया है नारायण राणे, ज्योतिरादित्य सिंधिया एंड अश्विनी वैष्णव को। अब यदि हम बात करें भूपेंद्र यादव, जी किशन रेड्डी एंड अश्विनी वैष्णव, इनको ऐड किया गया है कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। और ये हम तो देख ही चुके हैं कि ये पावर किसके पास है, तो ये पावर है प्राइम मिनिस्टर के पास में। तो आफ्टर ए लार्ज स्केल रिजिग ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सबसे पहले तो उन्होंने मिनिस्टर को चेंज करा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इफेक्टेड सम चेंजेस इन कैबिनेट कमिटीज to reflect the changes with the inclusion of new and elevation of certain older ministers।
अब ये जो जितने भी पुराने मिनिस्टर हैं ना, पुराने का मतलब ये है कि उनका टेन्योर कितने साल का हो, कितने साल वो सर्विस कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू ए नोटिफिकेशन बाय द कैबिनेट सेक्रेटरीट, तो कैबिनेट का जो सचिव रहता है उन्होंने नोटिस जारी किया है, इसी की चलते चलते ये खबर हम आज देख रहे हैं। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर थी पहले स्मृति ईरानी, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे गिरिराज सिंह, लेबर मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया एंड शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैव बीन, इनको इंक्लूड किया गया है इन ऑल इम्पोर्टेंट कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। अब जैसे कि गठबंधन की हम बात करें, अलायंस की, लाइक द जनता दल, जेडीयू एंड लोक जनशक्ति पार्टी हैव बीन गिवन ए मिस, इनको थोड़ा सा मिस कर दिया गया। फिर भी आरसीपी सिंह ऑफ, ये जेडीयू के नेता रहे जिनको इंक्लूड किया गया इन द कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट में। इसके अलावा भी कुछ कुछ और कमेटियों के नाम यहाँ पर बताए गए हैं और इसमें ये बताया गया है कि किसको किसको इंक्लूड किया गया है। द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, यहाँ पर भी हमें एनडीए के, मतलब बीजेपी ने यदि कहीं किसी स्टेट में गठबंधन के साथ में सरकार बनाई थी तो वहाँ का जो लीडर है उसको किस प्रकार से कमेटी में शामिल नहीं किया गया है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स में यहाँ पर भी एनडीए का कोई रिप्रेजेंटेशन हमको नहीं दिख रहा है। और दूसरी बात ये है, यहाँ जो जितने मेंबर थे 11 मेंबर हुआ करते थे, अब 8 कर दिया गया है, इंक्लूडिंग एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इसमें कर दिए गए, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल इनको शामिल कर दिए गए। अब जो मिनिस्टर हैं वीरेंद्र कुमार और अनुराग ठाकुर, इनको इंक्लूड किया गया है कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स में, हेडेड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इसके हेड हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स अर्जुन राम मेघवाल एंड वी मुरलीधरन आर स्पेशली इनवाइटीज इन दिस कमेटी। अब कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, इसके हेड रहेंगे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। इसमें इंक्लूजन हमको देखने को मिलता है, किसको किसको शामिल किया गया, नारायण राणे, ज्योतिरादित्य सिंधिया एंड अश्विनी वैष्णव। वाइल द कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट हैज़ न्यू मेंबर, जिसमें यादव, जी किशन रेड्डी और रेलवे मिनिस्टर वैष्णव। अब जो क्रूशियल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, इसको तो बिल्कुल कोई भी चेंज नहीं किया गया, अनटच्ड रखा गया, विथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड हेल्प देम, सहायता के लिए कौन रहेगा। द कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट आल्सो रिमेन अनटच, तो कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट को भी कोई चेंजेस नहीं किया गया है, विथ द पीएम हेडिंग इट, प्रधानमंत्री इसके हेड रहेंगे और जो शाह है वो इनके एज ए मेंबर रहेंगे। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है कोरोना की वैक्सीन से रिलेटेड है। स्पुतनिक 5 जो कि एक रसिया की वैक्सीन है, अब इसको बनाया जाएगा SII के द्वारा, मतलब द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII विल बी प्रोड्यूसिंग एटलीस्ट 300 मिलियन डोजेस ऑफ स्पुतनिक V प्रति साल, अकॉर्डिंग टू एन अनाउंसमेंट फ्रॉम रसियाज सोवरेन वेल्थ फंड RDIF। ट्यूसडे के दिन ये घोषणा हुई थी। इसके बाद फ्रंट पेज से ही हम बड़े बड़े अक्षरों में देख रहे हैं वैक्सीनेशन डिक्लाइंस। वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है उसकी गति में हमें धीमी पड़ गई है। उसका रीज़न ये है कि स्टेट का कहना है कि उनके पास अब कोई डोज नहीं बचा है, इसी के चलते चलते वैक्सीनेशन की जो स्पीड है वो कम हो गई है। 60% जो स्पीड है वैक्सीनेशन की वो कम हो गई है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं गरीबों के लिए, माइग्रेंट वर्कर के लिए सरकार, दिल्ली की सरकार के द्वारा एक स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो इसमें हमें ये पता चलता है कि लोगों की ज़रूरत को हम किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं, उनकी समस्याओं से हम कैसे निपट सकते हैं। हमें विकास को भी देखना है और गरीब लोगों को भी देखना है, तो दोनों को एक साथ कैसे किया जा सकता है। स्कीम फॉर अर्बन माइग्रेंट्स गेट्स DDA नोड, तो DDA ने इस स्कीम को सहमति दे दी है। नोड का मतलब होता है सहमति देना।
द दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको शॉर्टकट में DDA कहते हैं, ऑन ट्यूसडे अप्रूव सेवरल की प्रपोजल, कई सारे की प्रपोजल को उसने अनुमति दे दी है। 8 मीटिंग जिसको चेयर्ड किया गया था लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल के द्वारा। अब इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू सोर्स, देखो इसमें इंक्लूड किया गया है ड्राफ्ट पॉलिसी को फॉर डायनामिक पार्किंग और पार्किंग के जो भी नॉर्म्स हैं उसके लिए। दूसरी बात है इंक्लूजन ऑफ एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स स्कीम इन MPD 2021, गरीब लोगों को सस्ती दर पर, सस्ते रेट पर किराए के घर प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसको कहा गया है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स स्कीम। किन के लिए है ये चीज़ें? अर्बन माइग्रेंट लेबर और इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शन है गरीबों का, वो सब इस स्कीम का फ़ायदा ले पाएंगे। चेंज ऑफ लैंड यूज़ फ्रॉम रिक्रिएशनल टू पब्लिक एंड सेमी पब्लिक फैसिलिटीज़ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजिट कैंप फॉर द CRPF वाज आल्सो अप्रूव्ड। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं हमारे टीचर्स लोग किन किन समस्याओं को फेस कर रहे हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है, उसकी क्या कमियां हैं। यदि हमें कभी लिखने के लिए आ जाता है मेंस के एग्ज़ाम में तो हम वो लिख सकते हैं। तो पहले नंबर पे हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम, वो है अपर्याप्त ट्रेनिंग की व्यवस्था बहुत कम है हमारे देश में टीचरों को। तो हम आगे एक टेबल देखेंगे जिसमें परसेंटेज बताया जा रहा है ऑफ टीचर्स ट्रेन टू टीच विथ ए कंप्यूटर इन इंडिया, कि जो टीचर है वो कंप्यूटर की सहायता से बच्चों को पढ़ा सके, ऐसे कितने प्रतिशत टीचर हैं वो आगे वाली सारणी में हम देखेंगे। ओनली 15% ऑफ टीचर वर ट्रेन टू टीच यूजिंग ए कंप्यूटर इन स्कूल मैनेज बाय द गवर्नमेंट। दाउ द शेयर वाज रिलेटिवली हाई एमंग प्राइवेट स्कूल में हमको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाएगा ऐसे टीचरों की संख्या। ओनली 1/3 ऑफ टीचर हु टीच हायर ग्रेड वर ट्रेंड टू टीच ऑनलाइन। जो हायर ग्रेड वाले टीचरों की बात करें तो 1/3 देखने को मिलता है। द टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट लिस्टेड इन द टेबल कवर 95% ऑफ द टीचर इन कंट्री। 95% हिस्सा को कवर कर रहा है ये टेबल। अब यदि हम देख लें छात्र और शिक्षक का अनुपात कितना है, रेशो देखने वाले हैं हम। तो ये जो चार्ट है वो बताता है स्टेट वाइज प्यूपिल टीचर रेशो, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर एक टीचर को कितने स्टूडेंट को पढ़ाना पड़ रहा है, यहाँ पर ये बात बताई गई है। तो अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल मिनिस्ट्री एन आइडियल प्यूपिल टीचर रेशो शुड बी अराउंड 30:1, मतलब 30 स्टूडेंट के बीच में एक टीचर चाहिए पढ़ाने वाला। ये एकदम क्या है, मॉडल बना दिए हैं, स्टैंडर्ड तैयार कर दिया सरकार ने, जबकि इट वाज विथ इन दिस रेंज फॉर मोस्ट स्टेट। द रेशो वाज मोर देन 40:1 से इन हायर सेकेंडरी स्कूल इन उड़ीसा। झारखंड एंड बिहार एंड यूपी बिहार का जो रेशो वाज मोर देन 50:1 फॉर प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी क्लासेस। टीचर एक ही है लेकिन स्टूडेंट हो जा रहे हैं 40, कहीं 50 हो जा रहे हैं, तो ऐसा हमको देखने को मिलता है। अब अलग अलग लेवल यहाँ पर बना दिया गया है, जैसे कि ये प्राइमरी वाली लाइन है, ये अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी। अब जैसे जैसे रेड कलर आते जा रहा है, इसका मतलब है कि जो बच्चे हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और टीचर की संख्या जितनी की उतनी ही। जैसे कि उड़ीसा हायर सेकेंडरी के मामले में उड़ीसा की कंडीशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर ख़राब बताई जा रही है। लगभग 65 का अनुपात आप समझ लीजिए, 65:1, 65 बच्चे में एक टीचर है उड़ीसा में। और यदि हम ये देखें यूपी का, तो यूपी में हमको 40 बच्चे हैं और एक टीचर है।
उसके पीछे थोड़ा कर्नाटक है, 30 के ऊपर यहाँ रेशो चल रहा है। ये तो हमने देखे थे हायर सेकेंडरी वाली बात। यदि हम सेकेंडरी की बात कर लें तो इसमें हमको देखने को मिलता है बिहार काफ़ी पिछड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पर 55 स्टूडेंट हैं और उस पर एक टीचर है। इसी प्रकार से गुजरात की भी हालत ख़राब है। लगभग 35 स्टूडेंट में एक टीचर हमको देखने को मिल रहा है। अपर प्राइमरी का तो यहाँ किसी स्टेट का नाम यहाँ पर नहीं बताया गया है, लेकिन प्राइमरी में कुछ स्टेट का नाम दिखा दिया है रेड कलर। जैसे कि दिल्ली की कंडीशन भी ख़राब है, 35 स्टूडेंट में एक टीचर है, और बिहार में 55 स्टूडेंट के बीच में एक टीचर है। इसके अलावा कुछ और बातें हैं, जैसे कि प्योर गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो 15% टीचर ही हमको ट्रेंड मिलेंगे जिनको कंप्यूटर से पढ़ाने की ट्रेनिंग दी गई है। वहीं यदि आप ये कहो कि गवर्नमेंट से सहायता प्राप्त स्कूल 30% टीचर मिलेंगे, और प्राइवेट स्कूल की तरफ यदि जाओगे तो 21% टीचर ऐसे मिलेंगे जिनको कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाना आता है और उनको ट्रेनिंग दी गई है। अब देखो, ट्रेंड टीचर्स गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल, तो ये भी स्टेट में हमको अंतर देखने को मिलता है। मोर देन 30% पॉइंट इन स्टेट सच एज झारखंड, गोवा एंड कर्नाटका। मतलब अलग अलग स्टेट में भी ये अंतर हमको देखना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि हर स्टेट का आंकड़ा एक सही है। और यहाँ पर प्योरली डाटा दिया गया है, हम देख सकते हैं कि किस स्टेट में कितने प्रतिशत टीचर को कंप्यूटर से पढ़ाने की ट्रेनिंग दी गई है। गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट से सहायता प्राप्त स्कूल, कुछ लोकल बॉडीज़ होती हैं, प्राइवेट स्कूल होते हैं। इस प्रकार से अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। फिर प्री प्राइमरी, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, इस प्रकार से स्कूल की कैटेगरी डिवाइड कर दिया गया है और वहाँ के टीचरों का यहाँ पर परसेंटेज बताया गया है। फिर स्टेट वाइज डेटा दिया गया है कि स्टेट के पूरे स्कूल में कितने प्रतिशत ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है। फिर उस स्टेट की गवर्नमेंट स्कूल के कितने प्रतिशत टीचर लोग शामिल है। फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल और प्राइवेट स्कूल का ये आंकड़ा दिया गया है। इसके बाद वाली हम देखने वाले हैं सेंट केटिवन से रिलेटेड। केटिवन मतलब एक प्रकार से संत, इनके बारे में इनके कुछ अवशेष हमको गोवा में मिले थे। तो इन अवशेषों को हमारी सरकार कह रही है कि पहली बार हम जनता के सामने रखेंगे। इनको एक प्रकार से शहीद के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ईरान में जब इनको कहा गया था आप जो है मुसलमान का धर्म अपनाओ, तो इन्होंने मना कर दिया था। इसी के चलते चलते इनकी हत्या कर दी गई थी। तो कुछ अवशेष तो इनके ईरान पर थे, कुछ अवशेष हमारे इंडिया में भी मिले हैं। तो उनको हमारी गवर्नमेंट पब्लिक के सामने डिस्प्ले करेगी, ऐसा इस न्यूज़ में बताया गया है। तो ए पार्ट ऑफ देम वाज गिफ्टेड टू जॉर्जिया ऑन जुलाई 10, एनदर पार्ट रिमेन इन गोवा। तो कुछ हिस्से तो हम जॉर्जिया को गिफ्ट कर चुके हैं, लेकिन कुछ जो पार्ट है अभी गोवा में बचे हुए हैं। तो ये देख रहे हैं, द रेलिक्स ऑफ क्वीन केटिवन वर फाउंड इन द रूम्स ऑफ सेंट ऑगस्टिनिया चर्च इन गोवा। तो चर्च में इनके अवशेष पाए गए थे। ऑलमोस्ट 400 साल के बाद शी वाज मर्डर्ड इन प्रेजेंट डे ईरान। आज के समय में जो ईरान है उनका वहाँ पर मर्डर किया गया था। अब उनके जो अवशेष बचे थे ऑफ सेंट क्वीन केटिवन दैट वर फाउंड इन गोवा इन 2005 में हमको गोवा में मिले थे। इनको डिस्प्ले में किया, डिस्प्ले टू बी पुट ऑन द डिस्प्ले इन इंडिया एज वेल एज हर नेटिव जॉर्जिया। यहाँ तो इंडिया में तो है ही, साथ में वहाँ जॉर्जिया में भी आप उनके अवशेष को देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स का ऐसा कहना है। तो 10 जुलाई को एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर हैंड ओवर किया इन्होंने वन पार्ट ऑफ द रेलिक्स टू जॉर्जिया एज ए गिफ्ट फ्रॉम इंडिया। अब अकॉर्डिंग टू सीनियर एएसआई ऑफिसर विथ नॉलेज ऑफ द मैटर, पार्ट ऑफ द बोन ऑफ द राइट आर्म वर फाउंड एट सेंट ऑगस्टिना चर्च इन ओल्ड गोवा 2005। तो उनकी आर्म की
बोन का कुछ अवशेष हमको इस चर्च में मिला था। इनकी हत्या हुई थी इन 1624 इन शिराज और नॉट कन्वर्टिंग टू इस्लाम एंड पार्ट ऑफ हर रिमेन्स वर ब्रॉट टू गोवा बाय अगस्टेनियन मॉन्क्स। कुछ साधु थे, उनकी बॉडी के कुछ अवशेष लेकर के ये गोवा आ गए थे। रिवर्ड एज मार्टियर, उनको शहीद का दर्जा प्रोवाइड किया गया था। हर रेलिक्स रिमेंड लॉस्ट टिल 2005 एज द सेंट अगस्टिन चर्च कॉलेज इन 1842। 1842 में ये जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स हो जाती है। और एक और अधिकारी का ऐसा कहना है, जब डीएनए एनालाइज किया गया बाय द सीएसआई सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद, उसने कंफर्म कर दिया देयर ऑथेंटिसिटी इन 2013। अब ऑफिशियल का क्या कहना है, लार्जर पार्ट ऑफ द रेलिक रिमेन विथ एएसआई इन गोवा। तो बड़ा वाला जो हिस्सा था उनकी बॉडी के अवशेष का वो गोवा में बचा रह गया। एंड वुड बी पब्लिकली डिस्प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली बार जनता के सामने उनके अवशेष को रखा जाएगा। और जो स्मॉलर पार्ट है अब वो हैंड ओवर कर दिया गया जॉर्जिया को, वेयर इट वाज लाइकली टू बी डिस्प्लेड पब्लिकली विद द सिचुएशन दैट इट वाज ए गिफ्ट फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया टू पीपल ऑफ जॉर्जिया। हमारे देश के लोगों के द्वारा जॉर्जिया के लोगों को एक गिफ्ट है, इस प्रकार से एक मैसेज जाता है। तो जो लार्जर पार्ट है अवशेष का हैड बीन सेंट टू जॉर्जिया फॉर एन एग्जीबिशन फॉर 6 मंथ इन 2017।